नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट देखें तो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, कि कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखें न्यूक्लियर चार्ज। देखें अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, देन क्या हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा या मुश्किल? डेफिनेटली हमारे लिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव कराना मुश्किल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना मुश्किल है तो उसके लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, वो स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के नहीं रखे हुए, देन हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी कम लगाना पड़ेगी। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Greater the effective nuclear charge, greater in the electrostatic force of attraction. More difficult is the removal of an electron from an atom. अगर electrostatic force of attraction जो न्यूक्लियस की है वो ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी नहीं है, तो हमें जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई होप सो कि आपको पता होगा कि जब आपके ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह आपको पता है न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद अगर हम देखें साइज ऑफ एटम, सेकंड वाला फैक्टर है। आपको पता है अगर साइज बिग होगा तो जो आपका न्यूक्लियस और वैलेंस शेल है वो दूर दूर होंगे, तो न्यूक्लियस उतनी स्ट्रांगली वैलेंस शेल पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी होगा। साइज छोटा होगा, वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास पड़ा होगा, तो जो न्यूक्लियस स्ट्रांगली वैलेंस शेल पे फोर्स लगाएगा एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा अपनी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, इन बिगर एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीकर, देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर साइज जो है वो छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्ड वाला अगर हम फैक्टर देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। आगे हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ना है, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स भी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से ही चेंज हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अरेंज किस तरह से हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें आपको जाना पड़ेगा कि आपके शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं SPDF। अंडरस्टैंड, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हो कि के शेल के अंदर आपका S सब शेल होता है, L के अंदर आपके 2 सब शेल होते हैं S एंड P, M के अंदर आपके 3 सब शेल्स होते हैं SPD एंड देन N के अंदर SPDF एंड इस तरह आगे आगे चलता रहता है, मगर हम KLM तक मोस्टली पढ़ रहे होते हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में जाके अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल। अब आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर मजीद सबशेल होता है, उसके अंदर अरेंज हुए होते हैं। अंडरस्टैंड, तो अगर तो आपके वो जो सबशेल हैं आधे भरे हुए हैं या पूरे भरे हुए हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हैं। अगर वो पार्शली भरे हुए हैं, पार्शली खाली हैं, थोड़े नहीं हैं अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो इतना स्टेबल नहीं है। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या चीज़ है जो इन हाफ फील्ड एंड ये जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स उनको इतना स्टेबल बना रही है। सबसे पहले तो आप ऑर्बिटल्स देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये S ऑर्बिटल है, ये मैंने बनाया है। वैसे इसकी जो शेप होती है ना, इस तरह जो है वो सर्कल होता है। अगर P ऑर्बिटल की बात करूँ तो इस तरह से लूप्स होती हैं। अगर D ऑर्बिटल्स की बात करूँ तो इस तरह से करके लूप्स होती हैं। तो ये खैर अभी इस लेवल पे हमें नहीं पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। तो आपका के शेल है तो उसके अंदर मजीद इस तरह से S ऑर्बिटल होता है एंड इसी के शेल के अंदर इस तरह S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखें, अगर आपका जो है कंप्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड है ऑर्बिटल, तो वो स्टेबल है। अगर आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल है बच्चे, वो स्टेबल है। लाइक ये यहाँ पे डुप्लेट रूल पूरा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको जो है वो मिलके के शेल में, अब डुप्लेट रूल ये फॉलो कर रहा है, तो नाउ दिस इज हाईली स्टेबल। अब ये नहीं चाहेगा इसका इलेक्ट्रॉन कोई भी जो है वो रिमूव करवाए। तो एक जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इज नॉट इजी, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा देखें, यह जो P ऑर्बिटल है ना उसमें आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। जब आपने मैट्रिक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक पढ़ा तो आप P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर रहे थे। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अंडरस्टैंड, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और आपने कोशिश करनी है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह ऑपोजिट आपने रखना है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे तो इतने स्टेबल नहीं है, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को रखना होता है।
तो खैर आपके लिए ये चीज़ें न्यू हैं, थोड़ा-सा आपको समझने में मुश्किल आएगी, मगर ट्राई करें समझने की। अगर हाफ फील्ड है एंड सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा स्टेबल है। दिस इज़ हाईली स्टेबल। क्यों स्टेबल है? पहली चीज़ है सिमेट्री, इसमें सिमेट्री आ गई है। आपको पता है जो सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको तोड़ना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये p ऑर्बिटल नहीं चाहेगा उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो, ठीक है? अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर दूँ तो इसकी तो सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो p ऑर्बिटल नहीं चाहता कि उसकी सिमेट्री खराब हो, वो इस सिमेट्री में ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी हाई होगी। अगर इसी को मैं पार्शियली अच्छा दूसरी रीज़न देखें, दूसरी रीज़न होती है एक्सचेंज एनर्जी। दूसरी रीज़न क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है? एक्सचेंज एनर्जी ये है कि क्योंकि इन सब इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इस ऑर्बिटल में आके मूव करना शुरू कर देगा, कभी इस ऑर्बिटल में, कभी इसमें, मतलब ये आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। अब जब ये एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं ना, उस दौरान ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है? अब एनर्जी रिलीज करके ये लो एनर्जी पे आ जाते हैं। तो आपको पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी का ना ऑपोजिट रिलेशन है। एनर्जी आपकी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो ये जो एक्सचेंज एनर्जी करते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो एक स्टेबल चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ नॉट एज ईजी। तो नाउ होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हाफ फील्ड एंड ये जो कंप्लीटली फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर चलें इसी को देखें, मैं ऐसे कर दूँ, सॉरी ये ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। और अब देखें, अब ये जस्ट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एनर्जी कम रिलीज करेंगे तो कम स्टेबल होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, इधर से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, इधर से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, तो अब ये कई सारे आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ 5 ऑर्बिटल्स को, तो अब देखें सब सेम स्पिन के साथ है। अब ये आपस में कभी इस ऑर्बिटल में मूव करेंगे, कभी इसमें, कभी ये इसमें, कभी ये इसमें, कभी ये इसमें, इस तरह करके ये मूव करते रहेंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। तो इनकी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रह जाएगी एंड ये हाईली स्टेबल हो जाएंगे। तो जब ये हाईली स्टेबल होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी हार्ड। नाउ आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि क्यों हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब देखें यहाँ पे सारे जो हैं आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी एंड हमारे ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएंगे। ऊपर वाले केस में बताऊँ तो जस्ट ये एंड ये दो ऑर्बिटल आपस में शिफ्ट कर रहे थे तो एनर्जी उस हिसाब से कम रिलीज हो रही थी। अब यहाँ पे आप देखो, noble gases have highest ionization energy in their respective period. It is due to highly stable fully filled shells. अगर आप देखें नोबल गैसेस को, तो आपको पता है जब हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था तो नोबल गैसेस हाईली अनरिएक्टिव हैं, ठीक है? रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। देखें पी शेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे? 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी शेल में, यानी ये हाईली स्टेबल है, फुली फिल्ड है, तो ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो ये हाईली स्टेबल होगा, अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ये जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। एंड अगर आप देखें तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इज़ वेरी हार्ड। कि अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फिल्ड सब शेल ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप नीचे देखें तो ये नाइट्रोजन के जो शेल हैं हाफ फिल्ड हैं, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नीचे अगर आप देखें ऑक्सीजन वाले को, तो ये पार्शली फिल है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये पार्शली फिल है। तो पार्शली फिल होने की वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर हमें नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें 1400 जो है वो एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि अगर हमें ऑक्सीजन का वैलेंस शेल रिमूव करना है तो हमें जस्ट 1300 समथिंग एनर्जी देनी पड़ रही है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ? अपनी हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन की वजह से, क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम नेक्स्ट ट्रेंड देखें तो नेक्स्ट ट्रेंड है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान आने वाले सारे शेल्स वो जो हैं वो न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान फासला क्रिएट कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा फासला होगा उतना ज़्यादा समझें शील्डिंग इफेक्ट है, यानी कि उन शेल्स ने शील्ड कर दिया, बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना इज ईजी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कराना इजी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना अगर मुश्किल है तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है, जो न्यूक्लियस है एंड वैलेंस शेल है उसके दरमियान फासला बहुत कम है, कोई मजीद शेल्स नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगला देखें, अगला भी कुछ ना कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही जुड़ा हुआ है
कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल द रिपल्शन बिटवीन देम कैन लीड टू अ स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू रिमूविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर की फॉर्म में करते हैं ना, तो उनके दरमियान रिपल्शन पैदा होती है। अब रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाता है। चलें इसको देखें। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अब जरा यहीं पे देख लें, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। नो डाउट इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट है, स्टेबल है। मगर एक और फैक्टर है, वो है कि अगर आपकी पेयरिंग में है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, पेयरिंग का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, या एक साथ एक और ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम कहते हैं पेयर फॉर्म में आ गए। अब ये जो है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है। लाइक यहाँ पे देखें कि ये इसको दूर भगा रहा है, ये इसको दूर भगा रहा है, तो अब ये ऑर्बिटल से बाहर निकल रहा है, ऑर्बिटल से दूर जा रहा है, तो इसको हम इजीली रिमूव करा लेंगे। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की फॉर्म में है, दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उनको रिमूव करवाना ईजी हो जाएगा। एज कम्पेयर टू कह रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो वो पड़ा हुआ है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं है इसको रिपेल करने के लिए। अंडरस्टैंड? तो ये यहाँ पे स्टेबल है। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, रिपल्शन उनके दरमियान होती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी हो जाता है। दिस इज बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज्ड रिपल्शन। क्यों रिपल्शन होती है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा। अब नीचे एग्जांपल दे रहे हैं कि जो मैंगनीज है उसके दो स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके 4s में, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2, एंडिंग 4s2 पे हो रही है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन ज़्यादा है। इसके अलावा कह रहे हैं अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम में जस्ट आखिरी वैलेंस शेल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है 4s में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपेल करने के लिए नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, अपना हंसी खुशी रह रहा है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। चलिए यहाँ पे देखें, अगर आपका आखिरी जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, ठीक है, पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन नहीं है। बट अगर आपके आखिरी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दूर भगाएंगे एंड उनको रिमूव करना इजी होगा, एंड वो लेस स्टेबल है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि अगर आपका जो आखिरी ऑर्बिटल है उसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे वो लेस स्टेबल है, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। अगर वो अनपेयर है तो फिर क्या है कि वो आपके ज़्यादा स्टेबल है एंड वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। देखें, जो पहले मैंने पढ़ाया था ना आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, वो ओवरऑल सारे ऑर्बिटल्स के लिए था। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने बोला फुली फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। बच्चे, वहाँ पे सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही थी। यहाँ पे जस्ट हम आखिरी ऑर्बिटल ले रहे हैं। आखिरी ऑर्बिटल अगर पेयर्ड है तो लेस स्टेबल है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। आखिरी ऑर्बिटल अगर अनपेयर्ड है, मोर स्टेबल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर लेस स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये था स्पिन पेयर रिपल्शन।